धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और विशेष रूप से आपको बताते हैं ट्रंप महान के बारे में, क्योंकि उनके रोजाना ऐसे किस्से कारनामे सामने आ जाते हैं जिन पर चर्चा करना लाजिम हो जाता है। और भी बहुत कुछ है हमारे पास। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर एक अखबार ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई है कि क्या रूस और अमेरिका मिलकर यूक्रेन को बांटने खाटने जा रहे हैं। करेंगे तमाम पहलुओं पर बात, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं कृषिकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अभी भी दिल्ली से बाहर? हाँ, अभी भी दिल्ली से बाहर हूँ, संडे को ही वापसी है। चलिए, तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। और यहाँ जो पहली खबर मैं ले रहा हूँ वो आ रही है नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। कई दिन हो गए, महीनों बीत गए, किसी विदेश के दौरे पर नहीं जा पा रहे हैं जब से ट्रंप से तनातनी चल रही थी। ये अलग बात है कि भूटान घूम के आ गए बिहार चुनाव के दौरान, लेकिन अब साहब 3 दिन के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। क्या इसलिए क्योंकि वहां पे ट्रंप नहीं है? वह तो एक कारण है ही है, क्योंकि पहले जहां तक अनुमान था कि नहीं जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप आने वाले थे, ट्रंप ने ना कर दिया। जो भी कारण है, इसलिए इनको मौका मिला, लास्ट मोमेंट में इन्होंने प्लान बनाया है और वहां पहुंच गए हैं। और केवल G20 नहीं, वहां पे एक नया है, कुछ समय से चल रहा है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इनका मतलब आपसी मीटिंग। यह G20 से अलग मतलब है, कहें तो ब्रिक्स से अलग है। उसमें कुछ खास नहीं है, हालांकि कहने के लिए कि साउथ साउथ की बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, और उसमें ये सब देश आ रहे हैं और वहां पे लोग कर रहे हैं, तो व्यापार का एक और वो आधार है, और कुछ खास नहीं है। हाँ, इन्हें जरूर मौका मिला है, बहुत समय हो गया था बाहर जाने का, और वहां जाके काफी जबरदस्त फोटोग्राफी होगी, लोग हंसेंगे, और पकौड़े बेचे ना बेचे, पकौड़े खाएंगे ये लोग, बढ़िया बढ़िया चीज का आनंद लेंगे, और हम भी देख के तालियां बजाएंगे। जी। चलिए देखते हैं और क्या वहां से निकल के आता है। अब अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि दौरों की जब बात कर रहे हैं हम, तो मोहन भागवत भी दौरे पर निकले हुए हैं जब से आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं। हालांकि ये कहना कुछ गलत ना होगा कि पिछले 11 साल से उन्हीं का सब कुछ दौरा चल रहा है। Z+ सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, करोड़ों अरब रुपया खर्च आरएसएस के लोगों पर, दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियां उनको किराए पर दी गई हैं। सब कुछ पैसे के लिए होता है। मणिपुर जा रहे हैं तो साहब तो गए नहीं, मैं आ गया हूं, ये कहना चाह रहे हैं। मुख्य चीज यह है कि 100 वर्षगांठ मना रहे लोग आरएसएस का। आरएसएस एक उस रूप में देखा जाता था कि वो देश विद्रोही था, देश का विरोधी था, हमारे संविधान का विरोधी था, संविधान जलाने वाले लोग थे। लेकिन अभी उन्होंने सारा का सारा नैरेटिव बदल दिया है और दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आरएसएस मतलब भारत, भारत मतलब आरएसएस, हिंदू राष्ट्र वगैरह वगैरह। एक तो यह मुद्दा हुआ। दूसरे, जहां तक आप देखेंगे कि कोई भी प्रोग्राम होता है आरएसएस का, वह गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज करती है। हम्म। यूनिवर्सिटीज तक में भी आरएसएस की शाखाएं लगती हैं और वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, यूनिवर्सिटीज के पैसे से ये लोग करते हैं, और इनका सारा खर्च जो है वो गवर्नमेंट वहन करती है। और जो भी गवर्नमेंट करती है, यदि मान लीजिए कि 5 किलो अनाज का है, तो आरएसएस का लोग जाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री के फोटो के साथ वो करके, यानी ये लोग सिनोनिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस, देश, हिंदू राष्ट्र, ये सब एक है। और ये तथाकथित रूप से 5 प्रोग्राम जो बना रहे हैं, जिसमें कहने के लिए इन्वॉल्वमेंट भी है, व्यक्ति की निष्ठा की बात है, देश के प्रति जो भी इनका लगाव है ना है, बात अलग है, उसकी बात है। आत्मनिर्भर बनो का बड़ा जोर शोर से दे रहे हैं। तो इससे कोई मायने नहीं। आत्मनिर्भर मतलब कि तुम सरकार से नौकरी मत मांगो, तो एक करके अपने लोगों को उसमें फंसाने की चाल जो है और दिखाने की कोशिश जो है वो जारी है। हालांकि इनके खुद के लोग हैं, चूंकि आर्थिक कुछ इनको आधार मिल जाता है लूटने का, खसोटने का, थोड़ी सी, जो अभी तक लंपट वर्कर्स थे जिनको कोई पूछता नहीं था, गलियों में वो बेचारे वो करके चंदा वगैरह इकट्ठा करते थे, आज वह एक प्रमुख रूप से, प्रचारक रूप से जाते हैं कहीं पे, तो वहां डीएम एसपी भी इनकी इज्जत करते हैं या करनी पड़ती है, तो बहुत खुश होते हैं। तो ये सब चीजें मिलाकर इन्होंने ठीक वही चीज किया है जो आज से कई वर्षों पहले 1900
कहे तो 20-25 के बाद से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते तक, जो नाजीज ने जर्मनी में या स्पेशली जो फासिस्ट ने इटली में किया था, जहां की आरएसएस के भूतपूर्व प्रचारक और जो बड़े लोग थे, विद्वान लोग थे, गोलवरकर आदि जो थे, वहां जाके उनसे सीखा और देखा कि किस तरह से जनता को फंसाया जा सकता है, किस तरह के स्लोगन करें। उसी चीज का ये लोग कर रहे हैं। मणिपुर तो एक छोटी सी बात है। जी देखते हैं मणिपुर इनके जाने से क्या बदलेगा। चुनाव के मामले की बात कर रहा हूं क्योंकि 2027 आ रहा है, फिर से वहां पे चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। वहां का एनएसए यहां के एनएसए से कहां आकर मिल रहा है सर अब? एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी सीएससी है। इसमें कई देश हैं, भारत तो है ही है, श्रीलंका है, मालदीव्स, मॉरिशस, बांग्लादेश भी है, परमानेंट है। कुछ अन्य देश है जो कि गेस्ट के रूप में आते हैं या पर्यवेक्षक के रूप में आते हैं। सेचिल्स, मलेशिया है, पाकिस्तान नहीं है। और इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे इनकी मीटिंग होती है। और यह 7वां है। इसमें बांग्लादेश के एनएसए के जो भी है प्रमुख है या एडवाइजर है वो आए हुए हैं। और इसमें नेचुरली जब वो दिल्ली में आए हैं तो हमारे अजित दोवालकर, अजित से भी बात होगी। और उस बातचीत में निश्चित रूप से प्रश्न उठाएंगे कि बांग्लादेश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ में हमारे कोर्ट का वर्डिक्ट है। कोर्ट यानी कि अब जो भी हो, कोर्ट का जो भी आधार रहा हो, लेकिन कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसलिए आप उनका प्रत्यार्पण करें, हमारे यहाँ भेजें। अब क्या भारत सरकार करेगी ना करेगी वह बात अलग है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। बीबीसी भी रिपोर्ट में डाल रहा है कि इसमें भारत बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है उससे बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा। लेकिन ठीक। मुख्य चीज है कि उस कॉन्क्लेव के लिए आ रहे हैं और ये साइड बाय साइड बातचीत भी होगी। जी अगर वो आ ही रहे हैं और हमारे यहाँ हर राज्य में घुसपैठिया एक मुद्दा बनता है, तो क्यों ना उनके सामने लिस्ट रख दी जाए, यार ये बांग्लादेशियों को ले जाओ यहां से। लिस्ट वैसा है नहीं। ये तो लोग मतलब घुमंतु है ना। जब झारखंड में चुनाव था तो झारखंड में पाए गए थे। आतंकी भी पहुंच जाते हैं पाकिस्तान से। चुनाव खत्म हुआ तो ये लोग शांत हो गए, यानी ये लोग स्लीपिंग सेल में चले गए। अभी बिहार में थे कुछ समय पहले, अब खत्म हो गए, बिहार में नहीं है। अब अगला जो इनका उपज होगा वह हमारे बंगाल में या अन्य देशों में होगा, उनकी चर्चाएं होंगी। नहीं तो मुख्य रूप से ये जो है बड़े ही सीमित रूप से है। जो वास्तव में जो चीज हो रहा है, एसआईआर हो या एनआरसी सीए हो, वो हमारे ही देश के उन नागरिकों के खिलाफ होगा। जो कि एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं। जो हमारे यहाँ सेंसस होता है, हर 10 साल में एक साल होता है, तो सेंसस बोर्ड जो है वह कहता है कि 2.5% यानी 2 से 3% मान ले, तो उस लोग उस सेंसस में नहीं आ पाते हैं। जो सड़कों के किनारे में रहते हैं, ह्यूम पाई पे रहते हैं, आपके बड़ौदा और उसके पास में जब पिछली बार ट्रंप आए थे तो बड़े बड़े कनात वो लगा दिए गए ताकि दिखे ना। ये लोग हमारे नागरिक नहीं है, हालांकि वो मतलब कई पूर्वजों दर पूर्वज आ रहे हैं। तो 2.5 से 3% माने 140 करोड़ की आबादी में, तो ये लोग 4-4.5 करोड़ कम से कम, और 6 से 7 करोड़ लोग, यह लोग भारत के नागरिक लीगली नहीं है, एथिकली है, हमारे ही लोग हैं, लेकिन भिखमंगे हैं। इन लोगों को कहीं से भी, भले ही वो नौकर के रूप में, चाकर के रूप में रहे, सड़क के किनारे रहे, भिखमंगी रहे, चाय बेच के वो अरबपति बन जाएं, वो सड़क के किनारे से जो पखाने का मलमूत्र का रास्ता उससे गैस निकाल के चाय बनाए, वगैरह वगैरह काम करें, लेकिन इन लोगों को कोई भी संवैधानिक और एक नागरिक अधिकार नहीं होगा। इन लोगों को इससे हटाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये घुसपैठी थे। जी चलिए, ब्रिटेन में हिटलर की चर्चा क्यों हो रही है? ब्रिटेन में हिटलर की चर्चा, अच्छा आप वो क्या है उनका सांसद निगेल फराज। सांसद जो है, हाँ फराज जो है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो है, ऐसा लग रहा है कभी हम सोशल मीडिया या जो ऑनलाइन सर्वे करते हैं उनकी बात करें, निगेल फराज, तो इनकी बातचीत है तो ऐसा लगता है कि अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक्सट्रीम राइटिस्ट है जो भी है। और बने ना बने, अभी तो 2029 में चुनाव होगा ना, अभी तो काफी टाइम है, या 28-29 जो भी है। तो इनके बारे में इनके जो सहयोगी थे जो इनके साथ पढ़ते थे, उन्होंने कहा है कि ये हिटलर के प्रशंसक थे। हेल हिटलर का नारा लगाना, हिटलर वाले जो साइन था उनका विश करने का, वो सब चीज करना। गैस के बारे में कहते, गैस चैम्बर, किसको गैस खत्म कर दो वो कर दो, ये सब चीजें आ रही है।
अब इस पे करे कि नहीं, ये हालांकि खुद इन्होंने 3-4 वर्ष पहले किसी में कहा था कि बकवास की बातें मैं करता था अपने बचपन में अपनी हम्म। प्रशंसा के चक्कर में, लेकिन इसका हम्म। मतलब नहीं था कि मैं हिटलर के एंटी यहूदी की बात करता था, क्योंकि यहूदी इनके साथ नहीं आएंगे तो ये नहीं हम्म। जीतेंगे, ना पैसा मिलेगा, ना ही सोशल मीडिया पर कंट्रोल होगा, ना ही हम्म। गवर्नमेंट में होगा, तो ये हार सकते हैं। ऐसे भी जीते कि ना जीते, ये बहुत समय की बात है। ठीक और है। इसलिए कह रहे हैं कि यह सब मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं हिटलर का समर्थक नहीं हूं। लेकिन आज देख लीजिए कि जो हिटलर का समर्थक है, उसको इजराइल का जो मोसाद है वो इनको समर्थन कर रहा है। दुनिया बिल्कुल सही। कैसे पलट गई और नैरेटिव दुनिया, कहां से कहां चली। बिल्कुल जी। सही आप कह रहे हैं कि दुनिया कैसे पलट गई है। वैसे एक खबर ये भी छपी है ब्रिटेन से कि वहाँ के प्रधानमंत्री केर स्टारमर कह रहे हैं कि उनकी सत्ता के रहते हुए कुछ लोग मुसलमानों के धर्म स्थलों पर, मस्जिदों पर जो हमले कर रहे हैं, वो सब देश विद्रोही हैं, देश विद्रोही हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं कितना रोक पाते हैं। क्या न्यूयॉर्क के जो मैंडेट है उससे कोई सबक ले रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैलाए तो ज़्यादा नुकसान होगा। लोग चाहते नहीं, अब इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बर्मा के मुसलमानों को लेकर किए गए समझौते से जुड़ी हुई, ये दोनों कौन ठेकेदार हैं बर्मा के मुसलमानों के सर? नहीं, ये बर्मा के मुसलमान नहीं, मुसलमान तो हैं लेकिन मुख्य रूप से रोहिंग्या है। हम्म। जो कि हम देखें कि बर्मा से जो भगाए गए हैं, बहुत सारे, लाखों लाख भगाए गए हैं। भारत में भी 30-35 हजार हैं संभवतः, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मात्रा में, बांग्लादेश में है। और सऊदी अरेबिया में ये पता नहीं, इस बार के नहीं, 2012-13 या 2000 मतलब 1960-70, 2012-13 ही रुक जाइए। 1960-70 के दशक में बर्मा में ही जब ये सब चीजें शुरू हुई थी, जो वहाँ की जो शासक थी, नोबेल पीस प्राइज है, क्यों सूकी। उंग कुछ ना, सूकी जी। तो उस समय से ये पाकिस्तान से होके गए हैं। और ये लोग जो है सो पाकिस्तान के वीजा पासपोर्ट है जैसे करके हैं, ये लोग पहुंचे सऊदी अरबिया। हम्म। और ये हजारों की तादाद में है। और ये कहीं के नागरिक नहीं है, म्यांमार के तो नहीं है, पाकिस्तान की भी नहीं है, और सऊदी अरेबिया के भी नहीं है। 2012 से पाकिस्तान ने सब करना धरना बंद कर दिया कि तुम जो हो सो हो, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। वहां हम्म। मुसलमान जैसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान भी वही है, सऊदी अरेबिया भी वही है, लेकिन कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इन दोनों के बीच से बातचीत चल रही है कि इस मसला को सुलझाया जाए। कैसे सुलझाएंगे, क्या करेंगे, अभी तक ओपन संभवतः नहीं हुआ है, या हम्म। मेरी जानकारी में नहीं आया है। संभवतः मतलब इनको वापस पाकिस्तान भेजेंगे या सऊदी अरेबिया की नागरिकता दे देंगे। अब देखें तो दशकों से रह रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया को तो चाहिए कि भाई इतने दशकों से रह रहे हैं, अब नागरिकता दे दो। ये हम्म। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, टेक्निकली जो एडवांस है एआई में, उनको तो बुला रहे हैं ये लोग, हम्म। ओपनली बुला रहे हैं। इन लोगों को क्यों नहीं बुला रहे? इनको पढ़ाओ लिखाओ यार। तो इस हम्म। पे जो भी है, समझौता का आधार वही है, रोहिंग्या को रीस्टाब्लिश करने की बात है। और मैं चाहता हूं कि ये हो जाए। जी। चलिए अब बढ़ते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट की तरफ, क्योंकि वक्त का भी थोड़ा तकाजा होता है, खबरें ज़्यादा होती है और हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादातर चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। जनसंहार के जो सबूत हैं वीडियो की शक्ल में, इमेजेस की शक्ल में, उन्हें सोशल मीडिया से हटाने में लगा हुआ यूट्यूब कई चैनलों से बहुत सारे वीडियो गायब कर दिए, कई चैनल ही गाजा के पत्रकारों के, मानवाधिकारों के गायब कर दिए। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं मिटाने की आज के दौर में, इसे आप कैसे देखते हैं? और इसी बीच एक फैसला जो आया है जो सुप्रीम कोर्ट की, फेडरल कोर्ट का, सॉरी अमेरिका की फेडरल कोर्ट का, जिसमें कहा गया है कि जब व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम को टेक ओवर किया था फेसबुक ने, तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। दूसरे बात पे कि ये कि वहां का जो नियम बनता है, एंटी ट्रस्ट एक्ट कुछ है, यानी मोनोपोलाइज आपको नहीं करना है। और वहां के फेडरल ट्रेड कमिश्नर ने कहा था कि यह जो है मोनोपोली करने की कोशिश की गई है, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह जो भी कुछ है। और इसके पक्ष में, मतलब इसका इंस्टाग्राम के अगेंस्ट में था। अब वहां के फेडरल कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रशंसनीय है, ये आपस में मिलजुल के काम करते हैं, इसमें मोनोपोली ऐसा कोई चीज नहीं है। तो इससे कोई हम लोगों को खास अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मुख्य रूप से ये है कि बड़े बड़े जो वित्त पति हैं, पूंजीपति हैं, उनके खिलाफ कोर्ट भी जाने से कई बार सोचता है। जहां हम्म। तक जनसंहार मिटाने की बात है, वह खुलेआम है। कई एआई ऐप से मैंने पूछा है, उससे यह भी खुलासा हुआ है कि लीगली वहां का जो कोर्ट है, यानी इजराइल का कोर्ट है, इनको सपोर्ट करता है
कि हाँ भाई, इस तरह की चीजों को नहीं फैलाने देना चाहिए। हमारे जियोनिस्ट धर्म को, हमारे जैनोवाद को यह जो है उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उसको मिटाने की जो काम है वो करे। और वैसे एक्स पे, यानी ट्विटर ट्विटर पे जो इनका हिब्रू में जो है, आप देखेंगे कोई भी किसी दूसरे भाषा में है तो क्लिक करेंगे तो आपको ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली करने का सुविधा है, आप कर सकते हैं। वो इन्होंने बंद कर दिया है। तो वो एक्स का कहना है कि भाई इससे जो है बहुत तरह के, उस तरफ से भी कुछ इस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं जिसको हम नहीं चाहेंगे कि देखें, तो उस बात को हम छोड़ दें। लेकिन बाकी जितने भी हैं, यूट्यूब, टिकटॉक और जितने भी हैं, उस सब पे जो है वह खुलेआम रूप से जो जनसंहार की बातें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फिल्म हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एक एक करके, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और इस पे पूरी दुनिया चुपचाप देख रही है। मैं तो यही कहूंगा कि पूरी मानवता जिस दिशा में चल पड़ी है, अपने पूर्ण बर्बादी की तरफ चल रही है, वह कहावत केवल सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि जिसका डंडा मतलब उसकी भैंस। है उसकी भैंस, वो चीज नहीं रहा। अब खुलेआम जनसंहार हो, और उसको आप प्रमोट कर रहे हैं कि ये हम आत्मरक्षा के बिल्कुल। काम में कर रहे हैं और उसलिए कर रहे हैं। यह सब एक घिनौना स्तर पे जा रहा है, जिसका अंत या तो पूरी दुनिया की बर्बादी है या समाजवाद है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, या तो मजदूर और जो गरीब तबका है वो उठ खड़ा होगा और इन तमाम चीजों को तोड़कर समाजवाद की स्थापना कर देगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिनके हाथ में सोचने का, विचार देने का कंट्रोल है, वो इतनी आसानी से चीजें जाने नहीं देंगे। हिब्रू भाषा में जो जहर उगलते हैं वहां पे इजराइल के तमाम मंत्री, उन्हें आप अब ट्रांसलेट करके नहीं पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि गाजा में जो भी संग्रहालय बने हुए थे उनको ध्वस्त ही नहीं किया गया, वहां की तमाम चीजों को गायब भी कर दिया गया। रख लो संभाल कर, तुम्हारा कुछ वजूद ही नहीं हम छोड़ेंगे, तुम कहां से अपने आप के बारे में बताओगे कि तुम कौन हो। तो ये तमाम चीजें आज के दिन के उजाले में की जा रही हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है इजराइल से। आईडीएफ के फौजी काहे आपस में भिड़ गए सर? इसके पहले मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा कि तमाम गाजा के अंदर जो किया जा रहा है, तो वह खुलेआम ओपन है कि केवल व्यक्तिगत रूप से जेनोसाइड नहीं और आदमी को मारा है, कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से जो पैलेस्टीन का अस्तित्व है, वजूद, उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। मैं इतना जोड़ना चाहता था। ये आईडीएफ वाले जो हैं, खासकर जो दक्षिण गाजा में लड़ रहे हैं, उनका इन्फेंट्री ब्रिगेड है, जीवाती या गिवाती जो भी इनको कहते हैं, और उनका निर्माण 1947-48 में हुआ था, जब इसराइल के रूप में था। अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं, जो इंजीनियर हैं या दूसरे तरह है, उन्होंने भी कुछ इनका बासा बासी हुआ और अच्छी खासी मारपीट हुई। कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोग मर गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुंह के घुसे नहीं, एक दूसरे के ऊपर कुर्सी टेबल उठा के किया। और इसलिए आईडीएफ को अंततः ऑर्डर भी करना पड़ा कि इसका एक जांच हो, खोज हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से है कि इनके ऊपर एक चीज और बताऊं, कि आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स में, और भगोड़ों की भी संख्या बढ़ रही है। यानी कुल मिला के जो इनके ऊपर मेंटल टेंशन हो रहा है, फिजिकल तो हो जी। ही रहा है एक्सटर्मिनेशन और मर भी रहे लोग, जो मेंटल टेंशन हो रहा है, इसके ये लोग अपने आप को कंट्रोल में करने में असमर्थ हैं। मारपीट में रूप में हो, आत्महत्या के रूप में हो, भगौड़े के रूप में हो, यह लोग अब सामान्य सैनिक नहीं रह रहे हैं, बल्कि एक कमजोर सैनिक बन रहे हैं। हाँ, ठीक है। इनका चूंकि टेक्निकली ये लोग बहुत एडवांस्ड हैं, अमेरिका पीछे, इसलिए भले ही जीत रहे हो अभी, लेकिन इनका जो अगला जो पोजीशन आ रहा है, अगला इनका जनरेशन आ रहा है, वो बड़े ही खराब हालत में ठूठ व्यक्तित्व के लोग होंगे। जी। चलिए, सीरिया में कह सकते हैं कि एक तरीके से पहुंच गया नेतन्याहू, और दूसरी तरफ जो है गाजा में कल कत्लेआम फिर से मचा है, 28-30 लोग मार डाले इसराइल ने। हाँ, ये तो हो रहा है, सीरिया ही नहीं, लेबनान में भी, दक्षिण लेबनान में ये मतलब ट्विटर पे ये अनाउंस करते हैं कि ये जगह खाली करो। उनका जो भी जगह है, टीरे नाम का जगह उसे सटा हुआ है, और उसके आधे 1 घंटे या 2 घंटे वहां बमबारी करके पास पास गांव में इन्होंने दर्जनों लोगों की हत्याएं कर दी। सीरिया में भी कर रहे हैं, गाजा में भी लगातार कर रहे हैं। यानी हम्म। अभी तक जितना भी हो रखा है, ये लोग बिना शर्म के, बिना हया के, बिना किसी चीज के जो भी करना हर जगह तोड़ रहे हैं। सीज फायर का कोई मायने नहीं है इनके ऊपर। और ट्रंप उधर खुश हो रहे हैं कि उन्हें
नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, होल्ड कर ठीक है। रहा है। ऐसा कुछ नहीं, इसका यही मायने है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेने का है, ऊपर से दिखाने की है कि भाई सीज फायर चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, और हम ठीक लोग है। आ रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनेंगे वगैरह करेंगे। हम्म। धूर्तता और मक्कारी की कोई सीमा नहीं है इनकी। बिल्कुल, जी। आज का दौर में यही है कि जो जितना बड़ा नंगा है वो उतना बड़ा चंगा है। जर्मनी ने क्या किया यूएनजीए में सर? यूएनजीए में अभी मैंडेट करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का वो है, आरडब्ल्यू है, रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी जो है, हम्म। फॉर पैलेस्टीन पीपुल है वहां पर, उसको मैंडेट देते हर साल, उसको आगे बढ़ाते हैं। एक नॉर्मल से प्रक्रिया है, लेकिन उसमें वोटिंग देना पड़ा क्योंकि कई लोग विरोध करते हैं। हालांकि वोटिंग में तो पास हो गया, 144 लोगों ने इसके पक्ष में दिया है, 11 ने विरोध किया। विरोध करने में नेचुरली अमेरिका और इसराइल ये सब है, और 16 लोग एब्सटेन हुए, हम्म। यानी उसका बहिष्कार किया, गए ही नहीं। उसमें जर्मनी एक है। तो हम्म। जर्मनी के जब से मर जाए हैं तब से वो तो ओपनली, वैसे ही जैसे कि इंग्लैंड के आपके प्रधानमंत्री और दूसरे लोग जो कर रहे हैं वही काम बिल्कुल। कर रहे हैं। हालांकि 60 लोगों की देखभाल करने का जिम्मा, जिम्मा मतलब सामान्य सी चीज, यूनाइटेड नेशन तो यह भी पास कर दिया है कि भोजन जो है सो मूलभूत अधिकार है। तो भाई हम्म। ना भोजन की कमी है और ना भूखे लोगों की कमी है, लेकिन बीच में जैसे यहाँ का है, या काम करके लोग करे, उनको वह ना मिल रहा है। और ठीक उसका है। असर ये हो गया कि इनको भी वहां मार दो, या भारत जैसे देश में 89 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के ऊपर मोहताज कर दो। जी। और फिर उस पर भी अपनी तारीफ करवाओ, उस पर भी अपने गीत गवाओ, ये भी एक बेशर्मी की अलामत है। खैर, अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबरों पर। हाँ, बड़ा अपडेट मुझे उस बीबीसी के हवाले से मिल रहा है जिस पर ट्रंप ने कहा भाई इतने पैसे देने पड़ेंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं। लेकिन अब वो जाके रिपोर्टिंग करके दिखा रहा है कि देखो साहब, रूस का तेल ना कैसे कैसे चोरी हो रहा है, या कैसे कैसे रूस चोरी से अपना तेल बेच रहा है। एक तो ये है कि रूस अपना तेल बेच रहा है, तो मान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ किया हुआ है, लेकिन उसको रशिया नहीं मान रहा है। और रशिया मतलब इसको कल्पना कीजिए कि वह यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है, 2-2 साल वाला नहीं है। इसके बावजूद इसके ऊपर यह रोक लगा हुआ है। तो वह कहता है कि शैडो फ्लीट है, यानी यहां से रूस से तेल लेके चलता है, समुद्र के बीच में दूसरा तेल वाहक जहाज आता है, और उसमें ट्रांसफर करता है और फिर अपने डेस्टिनेशन में पहुंचता है। और कहां कहां जाता है, तो वह भारत तो एक प्रमुख है, सिंगापुर भी आसर, यूए में पता नहीं क्या करने जा रहा है। उसके पास तो अपने आसपास के इतने तेल है, संभवतः हम्म। रूस से बहुत सस्ता मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया है, और नेचुरली चाइना है, टर्की भी है। तो इसका जितना भी शोर मचा ले बीबीसी का, हाँ कहीं ना कहीं से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ट्रंप नाराज ना हो, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। वह तो है ही है, इनकी पत्रकारिता यहाँ पे झलकती है। बाकी जगह जो दुनिया में हो रहा है वो दिखाने की कोशिश नहीं है। बाय द वे, एक और खबर आया है कि एआई जो है सो न्यूरोलॉजी से मिलके इस हम्म। तरह के ऐप बना रहा है, आपके चश्मा में, आपके हियरिंग एड जैसे आपने लगा रखा है बोलने के लिए, उस सब चीज में प्रवेश करेगा और मैपिंग करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सरे लेते थे, या हड्डियों का वो जो करते हैं, एक एक चीज करके करता है, उस तरह ब्रेन का मैपिंग करेगा, उसका नक्शा बनाएगा कि आपको क्या चीज के पसंद है, यौन हम्म। संबंध से आपका क्या वो है, आप राइटिस्ट हैं कि लेफ्टिस्ट हैं, आप इसके हम्म। पक्ष में हैं कि ना पक्ष में हैं, आपके पुराने यादों को जो अच्छी बात है उसको मिटाएगा, अपने तरह से करेगा। इस तरह का डेवलप हो रहा है, उसमें बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं। बीबीसी को छोड़ दीजिए, ये व्हाट्सएप ऐप छोड़ दीजिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज आ रहा है, बिल्कुल सही बात है जिसपे सर। हमें ये चर्चा जितनी करनी तमाम मौका। टेक्नोलॉजी अब आ रही है वो लोगों को खत्म करने की है। लोगों से मेरा मुराद है जी। उनका जो सोच था, उनकी जो विचार था, वो सब मिटा रहे हैं। वो किसी काबिल ना बिल्कुल। बचे, बस चलते फिरते माटी के मानुस बन के रह जाएं। खैर, अगली जो खबर है वो पोलैंड से है। पोलैंड ने आखिरी कॉन्सुलेट भी बंद कर दिया रूस का। पोलैंड से जो ट्रेन का वो था, जाता था यूक्रेन में, जिससे सारे दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र, 50 से अधिक देशों का, मुख्य रूप से नेटो का जाता था यूक्रेन के लड़ने के खिलाफ, उसमें कुछ एक्सप्लोशन हुआ, कुछ जी। समय के लिए बाधित हो गया वह ट्रेन। और पोलैंड का कहना है कि जो दो पोलिश नागरिक, यानी पोलैंड के नागरिक पकड़े गए, उसको रूस के इंटेलिजेंस ने उसको हायर किया था और यह काम करवाया।
यदि करवाया है तो रूस अपनी रक्षा के लिए कर रहा है। तुम्हारा यूक्रेन का तो हर जगह रशिया हर जगह घुसा हुआ है, जहां तहां उसने आतंकी हमले भी करवाए हैं। और इसलिए जो कंसुलेट था, कहने के लिए वैसे एक एम्बेसी वार्सो में है, हल्का सा कहने के लिए कॉन्टैक्ट के लिए है, लेकिन बाई लाज खत्म कर रहा है। रशिया ने कहा है कि दुर्भाग्य है, लेकिन पोलैंड के इस एक्शन से कोई अंतर नहीं पड़ता है। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, याद होगा हम लोगों ने बातें की थी, ड्रोन आ रहा है पोलैंड में, जर्मनी में, एस्टोनिया में, वगैरह वगैरह में, उससे भी बात नहीं बनी, तो अब इसको लेके करवा रहे, हो सकता खुद ही करवाया उन्होंने, क्योंकि ठीक ना कोई हताहत हुआ है ना मरा है, और बड़ा छोटा सा मतलब टाइफूस टाइप की चीज है। तो ये बिल्कुल। लोग एक माहौल बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इस पे कभी होगा तो हम बात करेंगे कि यदि यह संधि नहीं होता है युद्ध विराम का रूस यूक्रेन में, तो पूरा का पूरा नेटो, खासकर E3 के नेतृत्व में, यह लोग वहां प्रवेश करना चाहते हैं और रशिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जी। एक सेकंड रोक रहा हूँ सर। हाँ, कहाँ पे? तो पता नहीं कहा, वहाँ भाई का फोन उठा नहीं रहे। हाँ। बस फोन है, बोले अकरम फोन नहीं उठा रहा। हाँ, किसका फोन है? भाई सब का हाँ। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया दिखा, मुझे लग रहा है वहाँ फोन कर लो एक बार। अरे, पुलिस पुलिस बुला रही, उन्होंने बारह पे कॉल करके। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या है सुन। ठीक है सर, यहीं रोक देते हैं अभी। ओके। हम्म। ये 1 मिनट, 1 मिनट ठीक है, ले मैंने लेते हैं, अपनी रुकिए। बात कर दी। नहीं, 1 मिनट ले लेते हैं हाँ बस, ये रुकिए, छोड़िए। हाँ हाँ, ओके। एक बड़ा मुद्दा ये है जो आज छपा है अमेरिका के अखबारों में कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच कुछ समझौता हो गया, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि भैया इन्होंने तो खेला कर दिया है, यूक्रेन वाला तो बेचारा रह गया। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है, और चुपचाप वो करके आया है। अभी थोड़ा सा बाहर तो आना ही आना है, क्योंकि अंततः जेलेंस्की या यूक्रेन के तथाकथित पार्लियामेंट, हालांकि कोई इसका खास अस्तित्व नहीं, उसमें चर्चा होगा। लेकिन अभी जेलेंस्की के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि कई मिलियन डॉलर का, बिलियन के आसपास ऊपर का भी एक भ्रष्टाचार का केस आया, जिसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें खुद इनके मंत्री लोग और जो भी हैं, और खुद भी जेलेंस्की उसमें शामिल हैं। तो इसलिए उसके ऊपर दबाव है कि भाई ये मान, नहीं तो ये चीज होगा। और इसका मुख्य चीज ये है कि अमेरिका क्रीमिया को मान्यता दे देगा कि वो अब रशिया का पार्ट है। पूरा डॉनबास, यानी दोनेस्क और लुगांस्क का पीपुल्स रिपब्लिक, तथा करसो जो नीचे में, ऊपर में खारको का कुछ हिस्सा, जितना भी जापोरिजिया तो ही है, ये जी। पार्ट जो है सो रूस को मिल जाएगा। हम्म। दूसरे, उससे भी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग यानी बेइज्जती वाली यूक्रेन के लिए है कि तुम्हारी जो शक्ति है, ताकत है, उसको घटा के केवल 4 लाख फौजियों की कर दी जाएगी, जो तकरीबन 2.5 गुना कम है। तीसरा, हम्म। कोई भी लॉन्ग रेंज वेपन नहीं होगा जिससे कि तुम मास्को या दूर दराज उसका जो भी जगह है वहां तुम पहुंच सको, उसको बंद किया जाएगा। कोई भी विदेशी सेना नहीं होगा। जरा एक कंपेयर कर लीजिए, जी। गाजा में तुम सब विदेशी सेना ला रहे हो, हम्म। जिसका हमास विरोध कर रहा है खुल के कि ये कौन सी बात है। और जी। यहां पे चूंकि रशिया खड़ा है, इसलिए यूक्रेन में कोई भी विदेशी सेना नहीं होगा। और कोई भी विदेशी जो देश के जो यहां तक कि डिप्लोमेटिक भी आते हैं, पूछ करके ही बाकी सब कुछ करेंगे, यानी नाटो के अस्तित्व को बिल्कुल पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देगा। और इसके लिए वह अमेरिका तैयार हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा काम करने के लिए। और यूक्रेन और रशिया के बीच के जो संबंध जो बनता है, जहां की जो रेयर एलिमेंट्स है, रेयर जी। अर्थ एलिमेंट जो है REE, वो भारी मात्रा में उसको अमेरिका को कहाँ मिलेगा। यह बहुत बड़ा गाजर लटक रहा है ट्रंप के लिए। इसलिए इन दोनों के बीच में वार्ता चल रही है। देखते हैं इसमें तैयारी है कि नहीं। बातचीत जी। को टर्की में करने को हो रही है, अब टर्की में होगा या कहाँ होगा यह अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा, लेकिन ये बातें कर रहे हैं। और यदि समझौता हो गया तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि जेलेंस्की तैयार है कि नहीं, उनको किसी भी समय दरकिनार किया जा सकता है। जी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। खबरें ये भी चल रही हैं कि तुर्की यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की बंदियों की अदला बदली भी कराने वाला है। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अक्रम।